इंडिपेंडेंट हाउस और अपार्टमेंट किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से? इंडिपेंडेंट हाउस हुआ एक मकान जो जड़ से जुड़ा हुआ है, और फ्लैट हुआ जहां पर ना ही आपकी जमीन है और ना ही आपका आसमान है। अब बेसिकली क्या होता है कि इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, वहां पे लैंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, और जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे कॉस्मिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा। लेकिन सर फिर भी अगर किसी के पास ऑप्शन है कि वो इंडिपेंडेंट हाउस भी बना सकते हैं अपना या फिर फ्लोर में भी रह सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है? तो इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जहां तक अपार्टमेंट के अंदर हमारे पास कस्टमाइजेशन का। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ वास्तु ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस एंड अपार्टमेंट्स। लेकिन आज के टाइम पे कुछ लोग फ्लैट्स, अपार्टमेंट या गेटेड कम्युनिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग इंडिपेंडेंट हाउसेज में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आप रहते कहाँ हैं, सवाल ये है कि आपको किस घर की एनर्जी सूट करती है। आज इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट वास्तु और एस्ट्रो वास्तु कोच अभिनंदन कुमार जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सर से ही जानते हैं कि इन दोनों की एनर्जी हमारी हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। हेलो सर। हेलो। वेलकम टू द एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट हाउस और अपार्टमेंट का जो वास्तु होता है वो किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से? देखिए, वास्तु के जो लॉज हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो तो अपनी जगह काम करेंगे। वो आपका इंडिपेंडेंट हाउस होगा, फ्लैट होगा, फ्लोर होगा, सभी पे ही लागू होंगी। अब किसी जगह का ज़्यादा बेहतर हो सकता है और किसी जगह का कम हो सकता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट हाउस जो मकान जड़ से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर लैंड एनर्जी की ज़्यादा भूमिका है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहाँ कॉस्मिक एनर्जी, बिकॉज वहाँ पर आपके पास ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी का एक बहुत ज़्यादा महत्व आता है। तो दोनों ही अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं। ओके। तो सर जैसे कि आज के टाइम पे मोस्टली लोग बाहर रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो क्या करते हैं कि उन फ्लैट्स को वो रेंट करते हैं या फिर उनको ख़रीद लेते हैं, तो वो उसे अपना फिर इंडिपेंडेंट हाउस समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर ये किस हद तक सही है कि वो इंडिपेंडेंट हाउस उनका कहलाता है फिर, या फिर वो फ्लोर ही कहलाता है? ओके, सबसे पहले समझते हैं कि फ्लैट क्या है और इंडिपेंडेंट हाउस क्या है। इंडिपेंडेंट हाउस हुआ एक मकान जो जड़ से जुड़ा हुआ है, राइट? और फ्लैट हुआ जहां पर ना ही आपकी ज़मीन है और ना ही आपका आसमान है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम दिल्ली में रहते हैं, राइट? और हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारा फ्लोर है, राइट? क्या ये इंडिपेंडेंट हाउस है या फ्लैट है? ये फ्लैट गिना जाएगा। सी, दिल्ली के अंदर आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परमिशन है 4 फ्लोर्स बन सकते हैं दिल्ली एनसीआर में, राइट? ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक फ्लैट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 200 गज की बिल्डिंग में रहते हैं जहां पर 4 फ्लोर्स बने हुए हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि मेरा इंडिपेंडेंट हाउस है? नहीं, आपके पास जो फ्लोर है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्लैट। ये अगर मुंबई में होता तो वहां परमिशन ही 20 फ्लोर्स की है, राइट? तो वहां तो लोग कहते ही फ्लैट है। तो आप भी इसको फ्लैट ही समझिए और ये फ्लैट के वास्तु के अंदर आएगा। तो सर जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मैं फ्लोर्स में रहती हूँ, तो आज तक मैं उसे इंडिपेंडेंट हाउस समझ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने वो ख़रीद लिया तो इंडिपेंडेंट हाउस हो गया। तो सर ये तो आज आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब सेकंड फ्लोर तक भी हम उसे एक फ्लोर ही कंसिडर करेंगे, ना कि इंडिपेंडेंट हाउसेस। हम्म। तो सर फ्लोर और अपार्टमेंट या इंडिपेंडेंट हाउस के बीच का डिफरेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन सर अब समझते हैं कि फ्लोर जो है हमारा, उसमें हम फेसिंग किस तरीके से देखेंगे? हमारा जो प्लॉट है उसकी फेसिंग देखेंगे या फिर जो हमारे घर की एंट्रेंस हो रही है वहाँ से हम उसकी फेसिंग देखना स्टार्ट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा। और हमारे दिल्ली के निवासी खासकर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? तो आप दो चीज़ें समझिए। जब आप एक फ्लोर बाय करते हैं खासकर, तो सबसे पहले एक तो प्लॉट की फेसिंग और फिर एक फ्लोर की फेसिंग, ठीक है? प्लॉट की फेसिंग है जहाँ से आपने प्लॉट के अंदर एंट्रेंस करी, और आपके फ्लोर की फेसिंग है जहाँ पर आपकी सीढ़ियाँ थी और आपके घर का दरवाज़ा है। तो आपकी एक्चुअल फेसिंग वो मानी जाएगी, राइट? तो जब हम एंट्रेंस देखेंगे, आपके फ्लोर की देखेंगे। जब आपको घर लेना है,
अपने फ्लोर की एंट्रेंस देख कर लेनी है, ना कि सिर्फ प्लॉट की। प्लॉट की एंट्रेंस का भी इफेक्ट आएगा आपको, और जो मुख्य इफेक्ट आएगा वो आपको अपने फ्लोर का एंट्रेंस का आएगा। तो सर ये तो मुझे समझ आ गया कि हमें ना सिर्फ प्लॉट की फेसिंग नहीं, हमारी जो फ्लोर है उसकी फेसिंग को कंसिडर करना चाहिए जब भी हम वास्तु को देखते हैं। तो सर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट हाउस का वास्तु ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है या फिर अपार्टमेंट्स का? सी भले आपका इंडिपेंडेंट हाउस हो, भले आपका फ्लैट हो, आ, अगर अच्छा वास्तु है तो मतलब दोनों जगह ही अच्छा माना जाएगा। इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर क्या होता है कि आपके पास चॉइस होती है, आप अपनी मर्जी से घर के डायरेक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जब आप फ्लैट लेने जाते हैं तो आपको बिल्डर ऑप्शन देता है कि जी यही है, राइट। जब आप घर इंडिपेंडेंट हाउस बनाते हो तो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे अपना किचन यहाँ रखना है या बेडरूम्स यहाँ बनाने हैं। फ्लैट्स के अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती, आपको तो जो चॉइस मिलती है उसमें से सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो सर इसका ऐसा भी कुछ है कि इंडिपेंडेंट हाउस का वास्तु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अपार्टमेंट्स का थोड़ा कम? देखिए, ऐसा आ, सीधे तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अपार्टमेंट होते हैं या फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर कुछ कमियां ना बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो प्लॉट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउस होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप पे बना होता है, और ज़्यादातर फ्लैट्स के हम अंदर हमें कट्स और एक्सटेंशंस मिलते हैं, मतलब इर्रेगुलर शेप मिलती है, जो अपने आप में ही एक वास्तु डिफेक्ट है। मतलब वास्तु के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि भाई जितना प्रॉपर्टी सीधी होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी, प्रोपोर्शनेट होगी, उतनी बेटर है, और जितने कट्स होंगे अलग अलग दिशाओं में उतने ही वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो अब फ्लैट्स के अंदर जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स एंड एवरीथिंग, आपको ज़्यादातर फ्लैट्स के अंदर कट्स एंड एक्सटेंशंस मिलेंगी, देखेंगे कि इर्रेगुलर शेप है, कहीं से बढ़ा हुआ है, कहीं से घटा हुआ है, तो एक वो कंसर्न तो फ्लैट्स में रहता ही है। अच्छा, तो सर इंडिपेंडेंट हाउस जब हम बनाते हैं तो उस वो तो हम हमारे हिसाब से बनाते हैं, तो उसका वास्तु हम कंसिडर करके बनाते हैं। लेकिन सर जब कोई नए अपार्टमेंट में रहने जाता है या फ्लोर बाय करता है तो उस टाइम पे उसकी क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए कि वास्तु में ये ठीक हो तभी हम वो फ्लोर हमारे लिए सूटेबल है? देखो, वास्तु के रूल्स तो बहुत सिंपल है। अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी सजेस्ट करता हूँ तो मैं 3 बातों का मुख्य तौर पे ध्यान रखता हूँ। पहली चीज़ है कि उस घर के अंदर मैं साउथ वेस्ट एंट्रेंस को अवॉइड कराता हूँ, राइट। दूसरी चीज़ है, अगर उस घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है, जैसे टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, स्टेयरकेस, तो मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। तीसरी चीज़, ब्रह्म स्थान। अगर ब्रह्म स्थान के अंदर टॉयलेट है, किचन है, स्टेयरकेस है, तो वो घर भी नेगेटिव कंसिडर होगा। तो ये 3 प्राइमरी रेड फ्लैग्स हैं, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती हैं और बुरी हो सकती हैं। नाउ यू कंपेयर एन एप्पल विद एन एप्पल, राइट। अब सुनिए, जब हम फ्लैट की बात ही करते हैं तो हमें मान लीजिए एक टावर के अंदर ही जनरली 4 फ्लैट्स होते हैं, राइट। अब उन चारों का वास्तु ही अलग होता है, क्योंकि वो सारे के सारे मैप एक जैसे होते हैं लेकिन वो फ्लिप्ड होते हैं। तो मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि एक फ्लैट के अंदर किचन साउथ ईस्ट में आ गया, अब वो जब फ्लिप होता है तो दूसरी जगह वो नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो वी प्रिपेयर अ कंपैरेटिव चार्ट। उस कंपैरेटिव चार्ट में क्या है कि दीज आर द 10 पॉइंट्स विच वी आर कंसिडरिंग, राइट। भाई हम देखते हैं एंट्रेंस क्या है, टॉयलेट क्या है, किचन क्या है, राइट। अब एक चार्ट बना लीजिए आप कि प्रॉपर्टी 1 में ये था, प्रॉपर्टी 2 में ये था, प्रॉपर्टी 3 में ये था, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिसके अंदर आपको ज़्यादा बेहतर वास्तु मिलेगा, फिर आप क्लाइंट को वो सजेस्ट कर सकते हो। बिकॉज नो प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी 100% वास्तु कंप्लाइंट नाउ डेज, राइट, एटलीस्ट स्पेशली इन द फ्लैट। अगर हम देखेंगे कि भाई संपूर्ण वास्तु मिल जाए तो फिर हम शायद घर नहीं ले पाएंगे, फिर हमें इंडिपेंडेंट हाउस ही बनाना पड़ेगा। सो इट इज़ नाउ डेज वी हैव टू चूज कि भाई किस में ज़्यादा बेटर है और किसके अंदर हम बिना तोड़ फोड़ के कोई रेमेडी करके, ट्रीटमेंट करके उस घर के अंदर हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो सर अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जो कि अभी मेरे माइंड में आया कि हमने हमारे फ्लोर का वास्तु ठीक कर लिया लेकिन ऊपर नीचे के जो फ्लोर हैं उनका वास्तु ठीक नहीं है या वो उनके हिसाब से है, तो क्या सर वो भी हमें इम्पेक्ट करेगा? नहीं, जनरली आप
अपने फ्लोर का वास्तु ठीक कीजिए, ऊपर और नीचे का लिमिटेड इफेक्ट आपको आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अब मान लेते हैं कि फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स मैंने बहुत बार देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो जाता है, राइट। आप अपने टॉयलेट को ट्रीट कर लीजिए, ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए। दो आई अंडरस्टैंड कि शाफ्ट के अंदर पाइपलाइंस हैं, उसका कुछ इफेक्ट आता है, लेकिन वो टॉयलेट का इफेक्ट खत्म हो गया, राइट। या समझ लीजिए आपने 100% नहीं खत्म करा तो 80% कर दिया, राइट। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ओके। तो सर इंडिपेंडेंट हाउसेस में तो हम डिमोलिशन करके या अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके भी वास्तु को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सर फ्लोर में वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस केस में फिर लोग क्या कर सकते हैं? सी आजकल जो हम वास्तु करते हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस होती है कि बिना तोड़ फोड़ का वास्तु, राइट। सो दिस वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। व्हेन वी डू समथिंग ना, एक चीज़ होती है नेगेटिव, एक चीज़ होती है न्यूट्रल, एक चीज़ होती है पॉजिटिव, राइट। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि किसी की एंट्रेंस नेगेटिव है, तो जब हम वहाँ रेमेडी करते हैं ना, तो हमारा पर्पस होता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब किसी भी तरीके से हम उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते। आप समझती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए साउथ वेस्ट एंट्रेंस है जिसको मैं अवॉइड कराता हूँ, राइट। ठीक है। अब किसी क्लाइंट के पास वो एंट्रेंस है, तो क्या अब हम रेमेडी करेंगे? हाँ, अब हम रेमेडी करेंगे, लेकिन रेमेडी का पर्पस क्या है कि इस एंट्रेंस को, इफेक्ट को, नेगेटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए। अब किसी भी तरीके से हम, कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि हम बोलें कि भाई ये एंट्रेंस तो साउथ वेस्ट की है लेकिन रिजल्ट हमें ईस्ट का दे रही है, नहीं, राइट। उसके लिए हम एक वर्चुअल एंट्रेंस ज़रूर बनाते हैं जो थोड़ा सा काम करती है, लेकिन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब एक नेगेटिव वास्तु होगा उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, जब एक इंडिपेंडेंट हाउस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो इस पर्पज से किया जाता है कि भाई हम इसको जितना ज़्यादा वास्तु कंप्लायंट बना सकें शुभ फल के लिए, वो बनाएं। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि ये चीज़ें हम इस डायरेक्शन से हटा के उस डायरेक्शन में करें तो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो सर ऐसे कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो फ्लोर में रहने वाले लोग कर सकते हैं अपने घरों में? सिर्फ 2 या 3 जगह ही हैं जहाँ पर रेमेडीज़ का इफेक्ट बहुत लिमिटेड है। बाकी जितने भी वास्तु डिफेक्ट हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95% वास्तु डिफेक्ट्स हम बिना तोड़ फोड़ के बहुत सिंपल, बहुत इनएक्सपेंसिव, बहुत बेसिक रेमेडी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये जो 2 या 3 इफेक्ट हैं, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि रेमेडी काम नहीं करती, ठीक है। काम रेमेडी वहाँ भी करती है, वहाँ पर रेमेडी का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का किचन गलत है तो हम स्टोन चेंज कर कर या किसी और मेथड से हम उसकी रेमेडी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शन आती है हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेमेडी का जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हम रेमेडी करेंगे तो 80% चांसेस है वो काम करेगी, हाँ। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम कहते हैं कि वो उसकी जो स्कोप है वो 25% रह गया, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ रेमेडी नहीं करनी, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे इम्बैलेंस है तो चेंज ही करना है। अच्छा, वो फिक्स है। भाई क्योंकि एट द एंड ऑफ डे कि वहाँ के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि हम उसके ऊपर रिस्क ले ही नहीं सकते, हमें लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको मतलब 2-3 चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें कि वहाँ पे रेमेडी ना करें, बाकी सारी की सारी रेमेडीज़, प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल हैं। अच्छा, तो सर ये वास्तु की रेमेडीज़ कितने टाइम में इफेक्ट डालती हैं, मतलब कितने टाइम बाद में शो होना स्टार्ट होते हैं इसके इफेक्ट? अगर आप बात करें कि 1 महीने से लेके कई बार 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारी रेमेडीज़ तो इमीडिएट इफेक्ट देती हैं। जैसे एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो वो आपको विद इन 24 आवर्स भी इम्पैक्ट कर देती हैं। डिपेंडिंग अपॉन किस रेमेडी को किया गया है, किस चीज़ के लिए किया गया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन एक जनरल अगर हम किसी क्लाइंट को बोलें तो वी कैन टेल देम दैट यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस इंस्टेंटली, बट विद इन अ मंथ यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सर बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, आप क्या ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहना चाहिए या फिर अपार्टमेंट्स में, अपार्टमेंट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए? आजकल ये चॉइस से ज़्यादा मजबूरी का इशू है, राइट। वो तो है ही जब सर। हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर वास्तु करने जाते हैं ना, लेट्स सपोज टीयर 2 सिटी से कॉल आया या टीयर 3 सिटी से कॉल आया एंड वी आर गोइंग फॉर अ विजिट, वहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडिपेंडेंट हाउसेज ही ज़्यादा मिलते हैं,
एंड नाउ आई एम बेस्ड इन दिल्ली, ठीक है ना। तो दिल्ली के अंदर जो लोग हैं, इन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हम ज़्यादातर लोग फ्लैट्स और फ्लोर्स में रहते हैं, ठीक है। और बहुत लिमिटेड लोग ही हैं जो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट हाउसेज में रहते हैं। ओके, लेकिन सर फिर भी अगर किसी के पास ऑप्शन है कि वो इंडिपेंडेंट हाउस भी बना सकते हैं अपना, या फिर फ्लोर में भी रह सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है? तो इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ तक अपार्टमेंट के अंदर हमारे पास कस्टमाइजेशन का पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ, लेकिन फिर सर वहाँ पर हम रेमेडियल पार्ट पे जाके उस वास्तु इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। राइट। अब बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं वहाँ पे लैंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, और जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वहाँ पे अब हम हाई राइज में आ गए ना, राइट। और लैंड एनर्जी के अंदर नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो कई लोग नाभि बनाते हैं, कई लोग और मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन एलिवेट द एनर्जी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ओके, तो सर जैसे अभी आपने नाम लिया लैंड एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी का, तो वो क्या होती है और किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट हाउस और मतलब अपार्टमेंट्स में काम करती हैं? सो लैंड एनर्जी हो गई कि जो एक भूमि है उसकी ऊर्जा, राइट। और कॉस्मिक एनर्जी हो गई कि जब आप हाइट पे आ गए और आपके आसपास एयर, कहते हैं सनलाइट सारा है, उससे जो एनर्जी आ रही है वो कैसी है, ठीक है। तो लैंड एनर्जी ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, कॉस्मिक एनर्जी जो हाइट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है। तो सर ये एक दूसरे से भी कनेक्टेड होती है? हाँ, एनर्जी इज एनर्जी, एट द एंड ऑफ डे यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट और डिफरेंशिएट कि भाई ये लैंड एनर्जी थी और ये थी, ठीक है ना। मतलब एक एक लैंड की ऊर्जा अच्छी होगी तो तभी ऊपर कॉस्मिक एनर्जी भी बेटर होगी, राइट। बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी वी आर वी आर डिस्कसिंग विद कि सनलाइट कितनी आ रही है, और फ्लैट्स के अंदर सनलाइट और एयर की वेंटिलेशन जनरली बहुत अच्छी पाई जाती है बहुत सारे फ्लैट्स में, एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाउसेज, क्योंकि अब आप हाइट पे आ गए ना। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि आपको हर बैल्कनीज आपकी मल्टीपल हो गई और उस तरीके से हो गई। इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है भाई। जनरली अगर आप रहती हैं फ्लावर्स में रहती हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शंस होंगे, एक फ्रंट में और एक बैक में। और कुछ लोग जो कॉर्नर्स में रहते हैं उनके पास, फ्लैट्स के अंदर तो ये ऑप्शंस खुली हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स आप देखेंगे जिनके साथ हर रूम के साथ एक बैल्कनी अटैच है, राइट। तो वहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो मिलेगा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वहाँ पर और चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे चैलेंज ऑफ इरेगुलर शेप विच आई टोल्ड यू। तो सर जैसे अभी आपने कट्स का एक नाम लिया था कि फ्लोर्स में कट्स होते हैं, तो सर वो कट हमें किस हद तक अफेक्ट कर सकते हैं और क्या उसकी रेमेडियल पार्ट पे जाके हम उसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, सो देखिए दो एक चीज़ें होती हैं, एक होता है कट, एक होता है एक्सटेंशन। क्या, अब ये क्या चीज़ें होती हैं आप समझिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम एक घर बनाते हैं ना, ये एक घर होता है, तो उसके अंदर एक सेंटर पॉइंट हो गया, और उसको जैसे एक पिज़्ज़ा को हम अलग अलग स्लाइसिस में स्प्लिट कर देते हैं, उसी तरीके से हम घर को 16 भागों में, फ्लैट को और इंडिपेंडेंट हाउस दोनों को स्प्लिट करते हैं, राइट। तो कई एरियाज के अंदर ना आपको मतलब ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाएगी, किसी मतलब समझो किसी जोन के पास ज़्यादा एरिया आ गया और किसी जोन के पास कम एरिया आ गया, ठीक है। कई फ्लैट्स में आप देखेंगे कि कई एरियाज ना कट गए, या जिसके कारण बहुत छोटे रह गए, तो उसे हम कहते हैं कट। कई एरियाज में बैल्कनी आ गई, या वहाँ पर हम कहते हैं एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो अब वो जो 16 जोन थी उनको जो इक्वल एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, राइट। अब हर जोन का अपना एक काम है, जैसे साउथ ईस्ट का काम है कैश फ्लो, नॉर्थ का काम है मनी एंड अपॉर्चुनिटी। अब किसी प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्थ कट गया तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति को दिक्कत आ रही होगी कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। अब किसी के घर पे अगर साउथ ईस्ट कट गया तो अब उसको दिक्कत आ रही होगी कैश रिलेटेड, कि मुझसे कोई पैसे उधार लेकर जाता है तो वापस नहीं करता, मेरी कैश फ्लो स्टक हो रहा है, ठीक है। इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फिजिकली तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट। नाउ यू विल यूज बेसिक रेमेडीज जिससे आप उन जोन्स की एनर्जी को इंक्रीज करते हो और काफ़ी हद तक उनको बैलेंस कर देते हो। सो आप समझिए एक आदमी मोटा है वो भी हेल्दी नहीं है, एक आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो भी हेल्दी नहीं है। तो जो मोटा आदमी होता है उसको आप
दवाई देते हो कि भाई साहब आपको जिम जाना है, 10,000 स्टेप्स वॉक करने हैं ताकि आप न्यूट्रलाइज हो जाओ, और जो आदमी कमज़ोर है उसको आप विटामिन की गोली खिलाते हो कि जी आप थोड़े तंदुरुस्त हो जाओ। तो इस तरीके से सिर्फ ओरिएंटेशन देखकर, एनर्जी देखकर नहीं, ये जोन्स का बार चार्ट देखकर एक प्रॉपर्टी का वास्तु किया जाता है। सर फ्लोर के अंदर की बात तो हमने कर ली, लेकिन सर फ्लोर के बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइक लिफ्ट, शाफ्ट, तो सर क्या इसका भी इम्पेक्ट पड़ता है हमारे वास्तु पे? बिल्कुल पड़ता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट के अंदर तो ये जनरली ये चीज़ें ना कॉमन एरियाज़ में आ रही होती हैं, तो हमारे फ्लैट के अंदर नहीं आती। हम अपने फ्लैट का एरिया ही कंसीडर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू एक्सेप्शंस जहाँ पर हमारे फ्लैट के अंदर बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर फ्लैट के अंदर लिफ्ट आ रही होती है, ठीक है ना, उस एरिया को हम कट मानते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम एक इंडिपेंडेंट हाउस की बात करते हैं तो वो हमारे घर का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि भाई किस जगह पे आए। जनरली मैंने एक बहुत बड़ा एरर वास्तु दोष में देखा है कि लोग सोचते हैं कि भाई साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, ठीक है, और स्टेयरकेस बनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रूल तो ये कहता है कि वो हैवी हो सकता है लेकिन वहाँ पर पिट नहीं हो सकता, तो लोग वहाँ पे लिफ्ट भी लगा लेते हैं। तो लिफ्ट लगाने के लिए 6 फीट का एक खड्डा हो गया, तो साउथ वेस्ट में खड्डा सबसे खराब माना जाता है। तो कई बार ना हम बिकॉज जब वास्तु शास्त्र की या शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस टाइम लिफ्ट की रचना तो हो ही नहीं थी। स्टेयरकेस तो हो सकता है, राइट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हो सकता है। तो बिकॉज आजकल जो मॉडर्न चीज़ों के साथ हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, जो कॉकटेल बना रहे हैं, वो कई बार बैकफायर कर जाती है। ओके। तो सर इंडिपेंडेंट हाउसेस में तो लिफ्ट वगैरह नहीं होती, तो क्या वहाँ का वास्तु ज़्यादा बैलेंस होता है? नहीं, इंडिपेंडेंट हाउसेज में आजकल जो नए बन रहे हैं वहाँ पर लिफ्ट वगैरह आने लग गई है, लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर कट्स और एक्सटेंशंस का जो सिस्टम होता है, इरेगुलरिटी का जो प्रॉब्लम होती है, वो बहुत कम देखने को मिली गई है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट हाउस अपने आप से बहुत स्टेबल होते हैं। वहाँ पर ज़मीनी स्तर पे एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करके बहुत सारी रेमेडीज़ की जा सकती हैं, जिसका स्कोप थोड़ा सा फ्लैट में कम हो जाता है। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए जिनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उनके पास चॉइस है तो वो किसकी तरफ जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस या फिर फ्लैट्स की तरफ? भाई, मैं जो इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहूँगा उसका भी वास्तु देखूंगा, और जो फ्लैट लेना चाहूँगा उसका भी वास्तु देखूंगा। सो एटलीस्ट इन दिल्ली एनसीआर गुड़गांव, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ना जो एमिनिटीज़ फ्लैट्स में मिलती हैं वो इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर नहीं मिल सकती। हाँ। जो सिक्योरिटी, हाँ। सेफ्टी और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिलती हैं, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर मैं कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बना सकता हूँ, लेकिन अगर वही चीज़ें मुझे अपार्टमेंट में मिल जाएंगी तो मुझे वास्तव से कोई परहेज नहीं है, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ डे आई विल कंपेयर एन एप्पल विद एन एप्पल, राइट, कि अगर मुझे अपार्टमेंट के अंदर वही वास्तु मिलता है जो मैं अपने इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उसको लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर भी वही कई बार रेडीमेड घर मिलते हैं, उसके अंदर भी वही कमियां हैं और अपार्टमेंट के अंदर भी है, तो फिर तो कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। हाँ, थोड़ा एनर्जी का पार्ट हो सकता है जो फ्लैट्स में बहुत एलिवेट की जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह लैंड एनर्जी का ज़्यादा महत्व है, एक जगह कॉस्मिक एनर्जी का, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। आज के इस पॉडकास्ट में हमने फ्लैट वास्तु, इंडिपेंडेंट हाउसेस का वास्तु बहुत अच्छे से समझा। आई होप हमारी ऑडियंस के भी जो फ्लैट्स को लेके या इंडिपेंडेंट हाउसेस को लेके उनके जो डाउट्स थे कि किस घर का वास्तु ज़्यादा अच्छा होता है या किस घर का वास्तु उनको ज़्यादा सूट करेगा, तो उनके डाउट्स भी कुछ हद तक हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग।